नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आप सबको छठ महापर्व की पहले अर्घ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया भगवान भास्कर आप और आपके परिवारजनों पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी बात का शुभारंभ करता हूँ। मित्रों, आज का तो वैसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि चुनाव आयोग ने बिहार में सफल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मतदाता पुनः गहन परीक्षण से उत्साहित होकर के अब पूरे देश में करने का मन बना लिया है। आज से 12 राज्यों की मतदाता सूची फ्रीज हो गई है और अब वहां यह SIR शुरू हो जाएगा, जिसकी तिथि समाचार चैनलों के माध्यम से चुनाव आयोग ने बता दिया है। यह होना ही था क्योंकि यह होता रहा है, लेकिन चूंकि मुद्दा विहीन विपक्ष के पास सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं है तो वो किसी चीज को भी लपकने का प्रयास कर रही है, चाहे वो उसको उसमें मुंह की खानी क्यों न पड़े। अब बिहार में 14 नवंबर को पता चलेगा कि SIR के विरुद्ध जो मुहिम चलाई गई थी उसको मतदाताओं ने कितना समर्थन दिया है, कितना आशीर्वाद दिया है। तब इस पर विस्तृत विवरण होगा, विस्तृत विश्लेषण होगा कि भैया मुद्दा विश्लेषण योग्य है या जिस तरह से बिहार में जीरो कंप्लेंट, एक भी आदमी ने विरुद्ध में कोई अपील चुनाव आयोग को नहीं किया है। राजनीतिक दलों ने जरूर कुछ पत्रकार वार्ता वगैरह में कहा है, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर में कोई नहीं गया। मतलब SIR में किसी को कोई एतराज नहीं है, सिर्फ शोशाबाजी है सोशल मीडिया पर बयानबाजी के अलावा। तो पूरे देश में हो यह अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारतवासी यह नहीं चाहेगा कि भारत के बाहर का व्यक्ति किसी भी माध्यम से भारत का मतदाता बने और भारत के सरकार में अपना योगदान बनाए और अपना बेनिफिट के लिए सरकार बनाए। यह भारत की सरकार है, भारत के लिए और भारत की जनता के द्वारा ही हो, यह हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। खैर, आज बात की बिहार में महागठबंधन ने लालू पुत्र तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब विधिवत पत्रकार सभा संबोधन के कार्यक्रम के तहत यह विधिवत घोषणा सभी गठबंधन और घटक दल के नेताओं ने बारी बारी से माइक संभाल करके बता दिया है। सामने पूरी मीडिया थी, मतलब अब यह विधिवत रूप से स्पष्ट हो गया। स्पष्ट होते ही तेजस्वी ने अपना दिव्य ज्ञान देना शुरू कर दिया है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि पढ़ाई सिर्फ एक जानकारी इकट्ठा करने का जरिया है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है। प्रशासनिक क्षमता डेवलप हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा अपना स्वयं का मानना है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए अगर वो सामाजिक सरोकार का मादा रखता है और सामाजिक सरोकार में खुद को रखता है। जन सेवा जैसे काम हो, प्रशासनिक सेवा जैसे काम हो, और भी कोई काम हो, उसमें उसे ईमानदार होना चाहिए। क्या पढ़ाई किया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके पास विशेषज्ञ हायर करने की अधिकार है और वो विशेषज्ञ बुला सकता है। और एक आदमी कितनी जानकारी रखेगा? वो डॉक्टर होगा तो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर होगा तो डॉक्टर नहीं, और अगर इंजीनियर होगा तो केमिकल का इंजीनियर होगा कि सिविल का होगा, कंप्यूटर का होगा कि इलेक्ट्रॉनिक का होगा या भूगर्भ का होगा। इंजीनियरिंग भी तो कई तरह के हैं। तो यह बहुत जरूरी नहीं है। तेजस्वी यादव 8वीं फेल है कि 8वीं पास है, मेरे लिए अब बिल्कुल मुद्दा नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ी अगर है तो यह मुद्दा है, क्योंकि बिहार में मेरा निहाल है, ससुराल है, और वहाँ का कोई मुख्यमंत्री बेवकूफ़, दम्भी, घमंडी, कमअकल इंसान बन जाए तो यह मेरे लिए निजी क्षति है, जो मैं कतई नहीं चाहूँगा। लालू प्रसाद के बेटे ने यही सब चीज़ें प्रदर्शित किया है। 2 ही बयान का आज वानगी दिखाऊंगा, बाकी आप स्वयं समझ जाएंगे। वीडियो बहुत बड़ी न किया जाए। लोगों का कहना आता है कि परमार जी आप जब तक समाप्त नहीं करते तब तक हटने का मन नहीं करता है, और मेरा पूरा डाटा आपको वीडियो सुनने में लग जाता है। तो हम सिर्फ संक्षिप्त में 2 बातें आपके सामने। पहला,
कि कल तेजस्वी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार आएगी तो ये वह अमेंडमेंट बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उसके पहले उसका एमएलए भी कहा था कि सब बिलें फाड़ दी जाएंगी। अब इसमें दो बातें हैं, या तो मैं मानने को तैयार ही नहीं है कि तेजस्वी को यह पता ही नहीं है कि ये उसके बस की बात नहीं है। उसके पिताजी भी, माताजी भी, तीनों लोग मिल करके ये काम नहीं कर सकते। परिवार में जितने राजनीति में हैं, उनकी बहन राज्यसभा में है, वह उसके विरोध में कुछ कह सकती है, फाड़ने का अधिकार तो उसको भी नहीं है। तो जो पूरा खानदान मिलकर जिस बिल के पन्ने को खड़का नहीं सकता, उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात या तो बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, या अपनी गुंडाई बताने के है कि हम ऐसे आदमी जो बिल को कुछ मानते नहीं। जैसे आपको पता है कि जो वक्फ बिल है वो संसद की संपत्ति है, लोकसभा और राज्यसभा से पास है, और अब वो कानून बन गया है। और कानून फाड़ के फेंकना इस देश में गिरफ्तारी का मामला बनता है। अब तक कोई कोर्ट उस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया, मैं बार बार ही चिंता करता हूं कि हमारी अदालतें सिर्फ सो मोटो दिवाली में लेती है कि कितनी दिया जलाया जाए, होली में लेती है कि कितना पानी बहाया जाए, बाकी टाइमों में वो सो मोटो नहीं लेती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। नहीं तो अब तक तेजस्वी को कोर्ट में घसीट करके खड़ा कर देना चाहिए था कि जो चीज़ सदन की संपत्ति है, जो भारत का कानून बन चुका है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, अब उसको तुम फाड़ के फेंकने और रद्दी में फेंकने की किस बिना पर बात कर रहे हो। और बिहार के जनता को एक मैसेज आना चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट है, जिसको मुख्यमंत्री का महागठबंधन ने उम्मीदवार घोषित किया, वो इतना नीरव बेवकूफ़ है जिसको पता नहीं है कि केंद्र का पास किया हुआ, संसद का पास किया हुआ बिल विधानसभा में ना तो चर्चा हो सकता है, ना ही उस पर चिंता हो सकता है। तो फिर जब चर्चा और चिंता दोनों नहीं हो सकती तो कूड़े में फेंकने का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए तो वैसे हो कूड़े में, क्योंकि तुम्हारा दिमागी कूड़े का गोदाम है। लेकिन अफसोस है, ना तो किसी पत्रकार ने यह उनसे पूछा, ना ही कोई जनता ने उनसे पूछा कि भाई तुम कैसे फाड़ सकते हो, प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे हो क्या? क्योंकि अब प्रधानमंत्री को आ सकता है, क्योंकि बिल को अमेंडमेंट बिल लाएगा, कहेगा हम इसको वापस ले रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है, वो भी सदन में बहुमत का परीक्षण करा करके। मतलब बिल दोबारा सदन में आएगी, वापस लेने का प्रस्ताव आएगा, बहस होगा, चर्चा होगा, दोनों सदनों से पास होगा, तब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे तब वापस आएगा। बहुत चरण है, और यह अनपढ़ आदमी का रहेगा, हम फेंक देंगे। तो इसमें दो चीजें झलक रही है, या तो वो अनपढ़ बेवकूफ है, या फिर दम्भी और घमंडी है। उसे घमंड इतना ज्यादा है कि वो यह कहने में शर्मा नहीं रहा है कि हम बिलों को डस्टबिन में फेंक देंगे। पहली चिंता का विषय। दूसरी, आज उसका एक पत्रकार के साथ साक्षात्कार हो रहा था। चूंकि हम समाचार चैनलों को बोलते हैं तो हमें भी तो समाचार की जानकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से चाहिए। तो उसके दोनों भाइयों को मैं पूरा इंटरव्यू सुन गया, तेज प्रताप का और तेजस्वी का। मैं इसमें एक बात बता दूं कि मुझे तेज प्रताप की सारी बातें अक्षरशः सही लगी। वो एक बात भी ऐसा नहीं कहा जिसमें उसकी जुबान पकड़ी जाए। एक भी शब्द, पूरे तेज प्रताप के इंटरव्यू को मैंने पूरे को सुना, बाद में यूट्यूब पर भी देखा, लेकिन मुझे तेज प्रताप के एक भी शब्द, मतलब क्या 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 कहा, उसकी वानगी ना कहूंगा मैं। कहा कि भाई हमने नहीं किया, जनता ने किया, हमको तो कृष्ण सलाह देते हैं। मतलब क्या कहूं, कितनी राजनीतिक चपलता उस आदमी में है। बिहार का अगर लालू के परिवार से कोई भविष्य है तो मुझे तेज प्रताप में लग रहा, अगर उसकी यही राजनीतिक सोच आगे रही तो। खैर, अब तेजस्वी का इंटरव्यू। तेजस्वी ने कई बातें कहा, वो सब झूठ और फरेबपन नहीं बात करूंगा मैं। जो कानूनन रूप से बात कहूंगा, जो टेक्निकली रूप से, हाँ जी, आदरणीय प्रणव देवी जी को सादर प्रणाम, आपने ठीक कहा, मूर्ख और दम्भी दोनों है वो। और चुनाव में यह सब उसको पता चल जाएगा। केजरीवाल ने कहा था ना कि मोदी जी हमको हराने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, तो इसी जन्म में हो गया। अब पूरे चुनाव में बिहार, मतलब जब से केजरीवाल पर केस हुआ तब से केजरीवाल को देखा है आपने कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में, सार्वजनिक कहीं दिखा? पंजाब में जाकर के मसाज करवा रहा है। एनीवे, और पंजाब के मुख्यमंत्री के पेड़ लेने का असर भी है। दिवाली में क्रिसमस मना रहा है, और सरस्वती पूजा में विश्वकर्मा पूजा का बधाई दे रहा है। एनीवे, तो उस पत्रकार को साक्षात्कार देते हुए बोला कि ये भाजपा वाले आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण छीनने वाले लोग हैं।
कर्पूरी ठाकुर ने जब पहली बार आरक्षण दिया था तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, और कर्पूरी ठाकुर को सरकार से, सत्ता से हटाने वाले भी यही लोग हैं। अब कुछ तकनीकी चीजें मैं आपको बता देता हूं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 68 से 70 तक मुख्यमंत्री बने थे, और दूसरी बार 77 से 79 मतलब 79 तक मुख्यमंत्री बने थे। इन दोनों ही कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी नाम का कोई राजनीतिक संगठन बना ही नहीं था। तो ये कैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के रूप में कर्पूरी ठाकुर का विरोध किए थे, या वो पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे उसने क्यों नहीं कहा? अब या तो उन पत्रकार को इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो स्क्रिप्ट लेके जाते हैं और पूछ के आ जाते हैं। मतलब पप्पू हो तुम, पत्रकारिता के पप्पू। अगर तुमको, मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो मैंने तुरंत याद किया, लेकिन मैं क्या करूँ, फोन तो कर नहीं सकता उस पत्रकार को, मेरे को सुनते हुए आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर जिस दिन तक सत्ता में थे उस दिन तक तो भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी। अब मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर 77 में जब जेपी आंदोलन आया तो सरकार में आए, और 79 में हटे। 79 के बाद 80 में कांग्रेस की सरकार ही आ गई थी, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को फिर राजनीति में आने नहीं दिया, वो कांग्रेस ने नहीं आने दिया। उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर बन गए तो। मतलब कर्पूरी ठाकुर को हटाने का जिम्मेदार कांग्रेस थी, जिनके साथ आपका सरकार चल रहा है, मतलब सरकार बनाने का प्रयास चल रहा है। 77 से 89 दूसरा कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यकाल का अंत हुआ, और 80 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गठन होने के 1 साल पहले ही कर्पूरी ठाकुर की सरकार हट गई थी, रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बन गए थे। वही रामसुंदर दास जो मेरे राजनीतिक पिता जैसे थे, बहुत मेरे को बड़ा प्यार करते थे, तेज प्रताप बहुत सुना। हाँ बिल्कुल। तो अब एक चीज बताइए कि जो आदमी अभी मुख्यमंत्री बना नहीं है वो इतना झूठ बोल रहा है मीडिया में। 1% उस मीडिया वाले की बात हटा देता हूं, क्योंकि आजकल हम लोग भी चैनल पर जाते हैं तो चैनल की इंटरनल दशा का थोड़ी बहुत तो ज्ञान हमको भी हो गया है कि कौन कैसा और किस रूप में है। कई बार हम लोग को कहना पड़ता है कि नहीं ये वाला आपका साक्षेप जो था वो गलत था, तो एंकर का अच्छा गलत था, हाँ ठीक है, एड में इसको ठीक कर देंगे। तो वो पत्रकार कही गई होगी कि भाई ये पूछना है, बाकी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि हमारे देश में काउंटर क्वेश्चन पत्रकारों ने पूछना बंद कर दिया है, और जिस दिन से बंद किया उसी दिन से देश का दुर्दशा प्रारंभ हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने तेजस्वी के उस इंटरव्यू से बरगलाए होंगे। उन लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि पहला 68 से 70 और दूसरा 77 से 79 तक श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में थे, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का मुख्यमंत्रित्व काल हट गया, स्वर्गीय श्री रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। 80 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, और 2004 में के पहले अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन के दम पर सरकार बनाए, और 2014 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। मतलब 80 से शुरुआत होकर 2014 साल गिन लेना। अब वो कैसे कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का विरोधी हो गए और कर्पूरी ठाकुर के सरकार गिराने के जिम्मेदार हो गए, यह बात तो तेजस्वी ही बिहार के लोगों को बताएगा, क्योंकि बिहार के सभी लोगों को तो ये बात की जानकारी है कि जिस दिन तक कर्पूरी ठाकुर सरकार में थे भाजपा नाम की संगठन थी ही नहीं। तो बिहार के प्रबुद्ध मतदाताओं, सभ्य जनता, आप एक बात जान लीजिए कि जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, या तो वो घमंडी है या बेवकूफ है, उसको जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। या वो आपको बेवकूफ समझ रहा है या बेवकूफ बना रहा है, कुछ तो है। या तो खुद बेवकूफ, उसको पता नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल कब से था, कब तक रहा, और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। या वो उसको पता है, वो आपको कह रहे हैं कि इन लोगों को क्या पता, इन लोगों को जात में, पात में, धर्म में, जात में, क्षेत्र में हम इतना बांटे हुए हैं कि इतना ही सोचे ही समझे नहीं पाएंगे।
और यह बात कुछ हद तक तो सत्य लग रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा न जाति में बटे हुए हैं कि आपको जात के आगे कुछ दिखता ही नहीं। जात है कि आपसे जाति ही नहीं है। और उसी कीमत पर वो बोल जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से हटा दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन ही नहीं हुआ था। मतलब मेरे बेटे की शादी अभी हुई नहीं है, तय भी नहीं हुई, अभी बेटियों की शादी बाकी है। उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे बेटे की शादी होगी, फिर उसका बेटा होगा, वो जाकर के चुनाव लड़ेगा और लालू जी के बेटे को हराएगा। यह वाली सीन है, समझ लीजिए। जो जन्म ही जिसका नहीं हुआ, वो लालू जी का बेटा तेजस्वी भी कहेगा कि मैं बिहार में चुनाव इसलिए हार गया कि राकेश परमार का पोता ने मुझको हरा दिया। यह बिल्कुल ऐसा ही सीन है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के मामले में जो कहा है वो उसी तरह का सीन है कि राकेश परमार के पोते ने 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव मेरा हरवा दिया। वो पोता जिसका भी कोई स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि उसके बाप की भी शादी नहीं हुई, हमारे बेटे की शादी तय नहीं हुए। यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी का भी गठन ही नहीं हुआ था। पता ना भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी पड़ता कि क्या पड़ता, अभी किसी के दिमाग में भी नहीं आया था, तब कर्पूरी ठाकुर सत्ता से हट चुके थे। तो आप बिहार के प्रबुद्ध जनता, क्या आप दमही को वोट देंगे, घमंडी को वोट देंगे, मूर्ख को वोट देंगे, कानूनी रूप से बिना जानकार वाले को वोट देंगे, या कुछ भी माइक के सामने अनाप शनाप बोलने वाले को वोट देंगे? विचार आपको करना है। मैं किसी के राजनीतिक पक्ष में मतदान की अपील नहीं कर रहा, लेकिन मूर्खों को मतदान के माध्यम से दूर रखने की अपील जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितना दूर रहेंगे राजनीति उतनी स्वच्छ रहेगी और समाज उतना निर्मल रहेगा। समाज मेरा स्वच्छ रहे, अच्छे लोग राजनीति में आए और मुख्यमंत्री जैसी पद पर वही लोग आए जिनके घर में अपहरण का सौदा ना हो, जिनसे बलात्कारियों का पैसा ना लिया जा रहा हो, जिनके घर चोरी की गाड़ी खींच कर खड़ी ना की गई हो, जिनके बेटे के शादी में शोरूम तोड़ करके गाड़ियां न लूट ली गई हो, जिनके बेटे को सोना देने में सारे सुनारे न लूट गए हो। इस तरह की कोई व्यवस्था देखिए और इसी लोगों को मतदान दीजिए। किसको देंगे? आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। इन शब्दों के साथ भगवान भास्कर और छठी मैया का आप पर आशीर्वाद बना रहे और आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश के विकास में योगदान देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।